गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम 22 जुलाई के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को, एक एक फैक्ट को हम बहुत ही इजीली वे में यहां पर डिस्कस करेंगे, इसलिए सेशन को एंड तक देखिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा। पीडीएफ के बारे में मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन के इंटरफेस में आपको काफी बार दिखा चुका हूं। क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। सबसे पहला इंटरफेस ही वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फोल्डर में डेली करंट अफेयर। वहां पर आपको पीडीएफ भी अवेलेबल है और इसके अलावा आपको वहीं पर वीडियो भी शो हो जाएगा। प्रीवियस जितने भी दिन की आपको पीडीएफ चाहिए वो सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन में मिल जाएगी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं 22 जुलाई 2024 के करंट अफेयर को। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के करंट अफेयर का, और यही हमारा आज का फोकस क्वेश्चन भी है। देखिए, भारत का कौन सा शहर 46th विश्व धरोहर समिति बैठक की मेजबानी कर रहा है? तो 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग आयोजित की जा रही है नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग पहली बार है कि इंडिया में आयोजित की जा रही है। कहां पर? नई दिल्ली में। ठीक है, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 21 जुलाई को नई दिल्ली में भारत मंडपम में 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग का इनॉग्रेशन किया है। यह मीटिंग 21 से लेकर 31 जुलाई तक आयोजित की जाएगी नई दिल्ली के भारत मंडपम में। देखिए, पहली बार इंडिया में आयोजित की गई, तो यहां पर इसका जो आदर्श वाक्य वो हमको पता होना चाहिए। इसका जो लोगो है, क्योंकि इंडिया का है तो वो हमें पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग 46th, इसका लोगो भारत का हम्पी स्मारक है, कर्नाटक का। ठीक है, और इसकी जो टैगलाइन दी गई है वो सह नो यशः दी गई है। देखिए, यहां पर टैगलाइन का मतलब होता है हमारा गौरव बढ़े या बढ़ता रहे, और इसे लिया गया है तैतरी उपनिषद से। तो आपको लोगो पता चल गया, टैगलाइन पता चल गई। लोगो कहां का है? हम्पी स्मारक। और टैगलाइन क्या है? स नो यशः। ठीक है, अब देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बात करें तो 21 मेंबर है इस कमेटी में। भारत अब तक 4 बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सदस्य बन चुका है। सबसे पहली बार 1985 से लेकर 1991 तक यह वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मेंबर था। कौन? इंडिया। 4 बार रह चुका है। अब देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो मीटिंग होगी दिल्ली में जो हो रही है, उसमें किन चीजों पर चर्चा की जाएगी? तो सबसे पहले तो चर्चा की जाएगी वर्ल्ड हेरिटेज फंड से किस देश को कितनी वित्तीय सहायता देनी है। यह नॉर्मली हर मीटिंग में चर्चा की जाती है। इसके अलावा किसी भी देश की धरोहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल करने के निर्णय पर भी इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। ओके, देखिए, सबसे पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग का आयोजन किया गया था 1977 में। साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है, और कन्वेंशन के 21 मेंबर इसके प्रतिनिधि होते हैं, शामिल होते हैं, और जनरल असेंबली के द्वारा इन्हें चुना जाता है हर साल। ठीक है, वर्क क्या है? अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बात करें तो इसका काम क्या है? तो देखिए, फाइनेंस एलोकेशन करना सभी देशों में, सभी देशों के लिए, हेरिटेज साइट के संरक्षण के लिए, और इसके अलावा नई साइट्स को जोड़ने पर चर्चा की जाती है कि किन किन नई साइट्स को जोड़ा जा सकता है। तो इन सभी पर चर्चा की जाती है हर साल वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग में। इस साल 46th सीजन है इस कमेटी मीटिंग का, आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में। शुरुआत कब हुई थी? 1977। तो यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन हमको पता चल गई। यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में वर्तमान में 42 यूनेस्को साइट है, 34 सांस्कृतिक यूनेस्को साइट है, और 7 है नेचुरल यूनेस्को साइट, और एक है मिश्रित जो दोनों में गिनी जाती है। मेन यूनेस्को साइट के बारे में यहां पर मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, आई होप आपको दिख पा रहा होगा, थोड़ा सा मैप आपको शायद कम दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए, दिल्ली जो कि हमारी यूटी है, वहां पर हुमायूं का मकबरा है, 1993 में यूनेस्को साइट बना था। कुतुब मीनार 1993 में, लाल किला परिसर 2007 में। आगरा में ताजमहल है और आगरा का किला 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था।
मध्य प्रदेश में 3 साइट है यूनेस्को की। सबसे पहली है खजुराहो 1986, सांची 1989 और भीमबेटका रॉक शेल्टर 2003। तेलंगाना में जाते हैं तो काकते रुद्रेश्वर मंदिर 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में, तमिलनाडु में महाबलीपुरम में स्मारक समूह है 1984 में, ये यूनेस्को साइट में शामिल किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो हिमाचल प्रदेश में महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान है, 2014 में इसे शामिल किया गया था। देखिए मैप आपको हो सकता है थोड़ा सा लाइट दिखे, तो मैं आपको यहां पर स्टेट का नाम भी साथ ही में मेंशन कर दिया है। राजस्थान में आते हैं तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985, गुजरात में रानी की वाव 2014 और धोलावीरा हड़प्पा शहर है 2021 में। ठीक है, बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी का परिसर 2016 में, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हुआ है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, नया परिसर बना है। तो कुमार गुप्त ने इतिहास में नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी, 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बनी थी। सिक्किम में आते हैं तो कंचनजंगा 2016। असम में आते हैं तो काजीरंगा नेशनल पार्क 1985। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987 और शांति निकेतन, ठीक है 2023, ये लेटेस्ट है, इसको याद रखना, शांति निकेतन 2023। इसके बाद आगे बढ़े तो चंडीगढ़ में हमको ले कॉर्बुजिए का वास्तुशिल्प देखने को मिलता है 2016 में, इसको शामिल किया गया था यूनेस्को विश्व धरोहर में। महाराष्ट्र में एलोरा गुफाएं 1983, अजंता गुफाएं 1983 और एलिफेंटा गुफाएं 1987। गोवा में गोवा के चर्च और कॉन्वेंट 1986, कर्नाटक में हम्पी के स्मारक 1986 और होयसल मंदिर 2023। अभी जो मीटिंग हुई है उसमें हम्पी के स्मारकों को लोगो के रूप में यूज किया गया, लोगो है, ठीक है मीटिंग का, समझ में आया। तो ये मोटे तौर पर मैंने आपको जो वर्ल्ड हेरिटेज है वो बता दिए, तो कंफ्यूज मत होना, सिंपल थे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको एक अपडेट देता हूं आप सभी के लिए। देखिए गुरु पूर्णिमा की सेल शुरू हो गई है। गुरु पूर्णिमा की सेल में देखिए आपको रूट एप्लीकेशन पर और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जितने भी कोर्सेस है, जितनी भी पीडीएफ है, वो काफी अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। आप गुरुदेव कूपन कोड का यूज कर सकते हो रूट एप्लीकेशन पर, ठीक है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर ऑलरेडी सब बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है, तो आप उसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हो। पर रूट एप्लीकेशन में आप गुरुदेव कूपन कोड का यूज कीजिएगा। स्पेशली देखिए आपको गुरु पूर्णिमा पे जो इस बार एक सरप्राइजिंग ऑफर मिला है वो बड़े बड़े कोर्सेस पर मिला है। जैसे देखिए आपको रूट या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन का पूरा एक्सेस मिलता है, किसी भी कोर्स या पीडीएफ का, सभी कोर्स और पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन में अवेलेबल है सबको एक्सेस कर सकते हैं। देखिए 1 ईयर वैलिडिटी आपको मिलती है 3990 रुपए में, और अगर आपको 3 ईयर वैलिडिटी चाहिए तो यहां पर आपको 4990 मतलब 4990 में ये अवेलेबल है 3 साल के लिए। इसके अलावा एसएससी टारगेट बैच आपको मिल जाएगा, रेलवे का टारगेट बैच मिल जाएगा, आरंभ का जीएस फाउंडेशन बैच है, जो वनडे एग्जाम वाले उनके लिए, जो भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे रेलवे एसएससी, उनके लिए जीएस का फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने भी नए बैच आएंगे वो आपको लाइव इसमें ऐड ऑन होते चलेंगे। ओके, तो यहां पर इसकी भी 1 ईयर वैलिडिटी और 2 ईयर वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ जीएस फाउंडेशन कोर्स सिविल सर्विसेज के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए अवेलेबल है काफी नॉमिनल चार्जेस में। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रूट एप्लीकेशन, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन दोनों पर आपको अवेलेबल है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी कुछ कोर्सेस की, वैसे आप एप्लीकेशन पर विजिट कीजिए, वहां पर आपके लिए सभी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है। इसके अलावा देखिए मैं आपको एप्लीकेशन का एक बहुत ही अच्छा फीचर बता देता हूं। काफी स्टूडेंट का कमेंट था कि सर ऐसा कुछ आप लेके आए कि सभी नोटिफिकेशन जितनी भी एग्जाम आती है उनका हमको एक ही जगह पर एप्लीकेशन पर जो सारी जानकारी इंफॉर्मेशन वो मिल जाए। तो देखिए हमने क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को अपडेट किया है, आप सभी को पता है। यहां पर आप चाहे मोबाइल में आप एप्लीकेशन के माध्यम से देखें या फिर study.crazygkttrick.com पर वेबसाइट पर जाएं, आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए जॉब अलर्ट का। ओके, इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको जितनी भी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आए
पेन इंडिया, स्टेट वाइज जितनी भी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको इजीली यहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे देखिए आरबीआई की वैकेंसी आई है, आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको आरबीआई की वैकेंसी का देखिए पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। कितनी एज चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है, सब आपको सिंगल क्लिक पर अवेलेबल है। इसके अलावा देखिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ अगर किसी एग्जाम का रिजल्ट आता है तो वो भी आपको यहीं पर पता चल जाएगा, और साथ ही साथ आपको एडमिट कार्ड की लिंक भी यहीं मिल जाएगी अगर किसी भी एग्जाम के एडमिट कार्ड आते हैं तो। ठीक है, फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको इसी सेक्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी कहां से आप फिल कर सकते हैं आपके फॉर्म को। तो बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑप्शन है। देखिए काफी स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी तो उनकी डिमांड के आधार पर हमने काफी सारे चेंजेस किए हैं। अगर आपको लगता है और कोई चेंजेस करना चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये चीज ऐड की जा सकती है स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी क्वेरीज है, उनको हम कंसिडर करेंगे आने वाले समय में और एड ऑन किया जाएगा आपकी सहूलियत के लिए अलग अलग चीजों को। तो अभी तो आपको जॉब अलर्ट के बारे में बता देता हूं, इस पर क्लिक कीजिएगा, सारी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। चलिए थोड़ा आज आप ज्यादा मैंने आपको मिड वीडियो में इंफॉर्मेशन दे दी, कोई नहीं, इंपॉर्टेंट थी इसलिए इसे याद रखिएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो कमला पुजारी की अगर हम बात करते हैं तो ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र से संबंधित है। पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है एग्रीकल्चर में इनके योगदान के कारण। हाल ही में इनका निधन हो गया है कमला पुजारी का। ठीक है, 74 ईयर की एज में, भारत के ओडिशा राज्य से ये बिलोंग करती है। ठीक है, कमला पुजारी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है, काफी काम किया है। काफी सारे सीड्स जो बीज है उनका संरक्षण किया है इन्होंने, जो कि भैया विलुप्त हो सकते थे। ऐसे बीज का संरक्षण करने का श्रेय भी दिया जाता है। ओडिशा से है, परोजा जनजाति से संबंधित है, इनका नाम है कमला पुजारी। ठीक है, अब देखिए अवार्ड कौन सा दिया जा चुका है, तो पद्मश्री अवार्ड दिया गया था इन्हें 2019 में। कब? 2019। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए और स्वदेशी बीज 100 से अधिक किस्म के उनका संरक्षण किया। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में योगदान के कारण इक्वाटोर इनिशिएटिव अवार्ड भी दिया जा चुका है 2002 में, साउथ अफ्रीका में दिया गया था। और बेस्ट फार्मर अवार्ड 2004 में ओडिशा सरकार के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स की शुरुआत करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड राज्य, आंसर डी। ठीक है, पहली बार ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स को उत्तराखंड राज्य ने शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है ना। इंडेक्स को तैयार करने के लिए पानी, जो जल है जंगलों में, जंगल, जमीन और जो एयर पॉल्यूशन है, उसके आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाएगा। किन किन चीजों को सुधारा जा सकता है, क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इस आधार पर इसका आंकलन किया जाएगा और इंडेक्स के आधार पर नई पॉलिसीज राज्य में बनाई जाएगी। तो इस आधार पर ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स, ठीक है, इसको उत्तराखंड सरकार ने इसकी शुरुआत की है। भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है? बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स किसके आधार पर? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। आपने इस योजना का नाम सुना होगा, स्ट्रीट वेंडर के उत्थान से संबंधित योजना। जो स्ट्रीट फूड या फिर स्ट्रीट पे जो भी काम करते हैं, चाहे वो ठेला लगाते हो या किसी भी तरीके से, तो स्ट्रीट वेंडरों के उत्थान के लिए लाई गई थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना।
अब इसके तहत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना है मध्य प्रदेश। कौन बना है? मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 80,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय इस नोडल मिनिस्ट्री है योजना की। इसने मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में पहला पुरस्कार दिया। कौन? मध्य प्रदेश। और इसके बाद दूसरे स्थान पर है असम राज्य। ठीक है। बेस्ट प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकायों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अगर ऋण प्रदर्शन कैटेगरी में देखा जाए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को फर्स्ट पोजीशन दी गई है, फर्स्ट नंबर पर रखा गया है। किसको? दिल्ली जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दिल्ली जो नगर निगम है उसको। ठीक है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात करते क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा। तो 1 जून 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अनाउंस किया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत यह योजना संचालित है। योजना के तहत गवर्नमेंट स्ट्रीट वेंडरों को व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन प्रदान करती है। और अभी मैंने आपको बताया कितना? 80,000 रुपीज। ठीक है। योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को व्यवसाय शुरू करने के लिए दिए जाते हैं। अब इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन बना? तो यह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 15th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है। तो 15th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, आपको नाम से समझ में आएगा कि मेलबोर्न में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें एम्बेसडर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर अवार्ड प्रदान किया गया है भारत के फिल्म अभिनेता रामचरण तेजा। आंसर बी। रामचरण वही हैं आरआरआर वाले, है ना। तो अगस्त महीने में दिया जाएगा, अनाउंस किया जा चुका है कि रामचरण तेजा को 15th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में आर्ट एंड कल्चर एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरियन जो एक स्टेट है वहां पर हर साल इसका आयोजन किया जाता है। फिल्म फेस्टिवल है, 2010 में शुरुआत की गई थी। इस साल यह जो महोत्सव है विक्टोरियन स्टेट में 15 से लेकर 24 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। और इसमें इंडिया की ओर से एक अवार्ड अनाउंस किया गया है भारतीय आर्ट एंड कल्चर के लिए, एम्बेसडर अवार्ड। किसे दिया जाएगा? भारत के रामचरण तेजा, फिल्म अभिनेता। आगे आइए, हाल ही में राष्ट्रीय भू संकलन पूर्वानुमान केंद्र का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर, इसका इनॉग्रेशन किया गया है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में। उद्देश्य समझ में आ रहा है, नाम से ही क्या है? जो भू संकलन होता है उसकी जानकारी पहले ही किसी क्षेत्र के नागरिकों को उपलब्ध हो सके, पहले ही पूर्वानुमान लगाया जा सके और जान माल की जो हानि होती है भू संकलन के कारण उसे रोका जा सके। यह राष्ट्रीय भू संकलन पूर्वानुमान केंद्र को स्थापित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इसका हाल ही में शुभारंभ किया गया है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की कैपिटल कोलकाता में। ठीक है ना। तो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री हैं श्री जी किशन रेड्डी, इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेशन किया है। उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूं, भू संकलन के पूर्वानुमान का अंदाजा लगाना और इसके आधार पर जान माल की जो हानि होती है, जो आर्थिक नुकसान होता है उसको रोकना, कम करना, उद्देश्य इसके इनॉग्रेशन का। ठीक है। इसके अलावा देखिए एक वेब पोर्टल भी विकसित किया गया है और इसके अलावा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित किया गया है। जो भी ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो खतरनाक एरिया है वहां पर वो एप्लीकेशन फीड कर लें, अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। अगर ऐसी कोई घटना होने वाली है तो अलर्ट सभी के मोबाइल पे आ जाएगा। तो ये वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ हुआ है। तो क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय भू संकलन पूर्वानुमान केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो कहां पर शुभारंभ हुआ? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कब शुरू किया गया? तो देखिए अवार्ड दिए गए अलग अलग कैटेगरीज में, हम उसकी बात करेंगे।
लेकिन यहां पर हमारा क्वेश्चन है कि भैया दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 24 सितंबर 2013 को। पहले आंसर ले लेते हैं, 24 सितंबर 2013। देखिए जो अवार्ड घोषित किए गए वो कौन कौन से? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत देखिए जो अवार्ड दिए गए उसमें ओवरऑल स्टेट परफॉर्मेंस का जो अवार्ड है लार्ज स्टेट में केरला को दिया गया और पूर्वोत्तर या पहाड़ी राज्यों में यह अवार्ड दिया गया हिमाचल प्रदेश को। इसके अलावा उत्कृष्ट तकनीकी नवाचार इनोवेशन के लिए मध्य प्रदेश को दिया गया है, क्योंकि स्ट्रीट वेंडरों की ऑनलाइन पहचान के मामले में मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया। शहरी आजीविका के लिए बेस्ट साझेदारी मॉडल विकसित किया है ओडिशा ने, ठीक है, ओडिशा का मुक्ता क्षेत्र है ना। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है क्या, कब शुरू किया गया? तो शुरू किया गया है 24 सितंबर 2013 को। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय इसका नोडल मिनिस्ट्री है। उद्देश्य देखिए, जितने भी शहरी गरीब हैं उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना, ठीक है, खुद का स्टार्टअप वगैरह वो शुरू कर सके, और इसके अलावा स्किल्ड वेजेस रोजगार के अवसर उनको प्रदान करना, स्किल के आधार पर उनको रोजगार मिले, यह काम गवर्नमेंट इस योजना के तहत करने वाली है। शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं के साथ आश्रय प्रदान करना, और शहर में जो सड़क विक्रेता है जैसे स्ट्रीट वेंडर, उनको आजीविका सुधारने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना, यह मुख्य उद्देश्य है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का। शुरू किया गया था 24 सितंबर 2013 को, और इसके तहत हाल ही में अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड अनाउंस किए गए हैं। हाल ही में किस संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो देखिए मनोज सोनी की बात करें ना, तो इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। ये यूपीएससी के अध्यक्ष थे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष थे मनोज सोनी। हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वैसे देखिए इनकी जो नियुक्ति है मनोज सोनी की, वो 16 मई 2023 को की गई थी, और ये 2029 तक अपने पद पर रहने वाले थे, लेकिन पर्सनल रीजन की वजह से, है ना, व्यक्तिगत कारण बताए हैं इन्होंने, मनोज सोनी ने यूपीएससी के अध्यक्ष का पद अभी छोड़ दिया। अब नए अध्यक्ष जब नियुक्त होंगे तब हम बात करेंगे, पर हमको यह चीज पता होना चाहिए कि यूपीएससी नाम की जो संस्था है वो एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी और स्टेट पीएससी, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं। दोनों ही संवैधानिक संस्था है भाग 14 में, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष थे मनोज सोनी, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आगे बढ़िए, यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन सा है? तो यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन, पानी को लेकर कोई पॉलिसी है, यहां पर इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बना है आइवरी कोस्ट। कौन बना है? आइवरी कोस्ट। देखिए अफ्रीकी देश है, इतना क्लियर हो गया। आइवरी कोस्ट यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश है। आइवरी कोस्ट को सहकारी वाटर मैनेजमेंट या सहकारी जल प्रबंधन के क्षेत्र में इसने जो काम किया है, उसके कारण इस संस्थान में, या फिर बोल सकते हैं कन्वेंशन में, हाल ही में शामिल किया गया। यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन में आइवरी कोस्ट 10वां अफ्रीकी देश जिसको शामिल किया गया, ठीक है। यहां पर पर्टिकुलर देखिए यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन की बात करें तो यूरोप के लिए यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन के द्वारा जो 5 पर्यावरणीय पॉलिसीज बनाई गई है, जो एनवायरमेंट ट्रीटीज बनाई गई है, उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन, ठीक है। इसकी शुरुआत की गई थी 1992 में। उद्देश्य क्या था? तो ट्रांस बाउंड्री जलमार्गों और अंतरराष्ट्रीय झीलों का संरक्षण करना, उसके उपयोग पर एक दूसरे देशों का सहयोग सभी देशों को, जितने भी मेंबर कंट्री है, उनको मिल सके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान को हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई झील है और पाकिस्तान को कोई एरिया सूखा है और उसके आसपास की कोई झील है जो कि भारत के एरिया में, तो
तो ये कन्वेंशन ये चीज सिक्योर करता है कि इंडिया उस झील का पानी पाकिस्तान के उस क्षेत्र को दे दे, या पाकिस्तान में अगर है तो वो इंडिया के ऐसे क्षेत्रों को पानी दे दे। तो इस तरीके से ये वाटर कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन का, स्पेशली यूरोप में शुरू किया गया था ये। अब इसका मेंबर बनने वाली 10वीं अफ्रीकी कंट्री बनी है कौन? तो ये बनी है आइवरी कोस्ट। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर मार्तंड वर्मा शंकरन वलियानाथन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये डॉक्टर है, मतलब एक उपाधि वाले डॉक्टर नहीं, ये डॉक्टर हैं, ठीक है ना, हेल्थ वाले डॉक्टर। तो डॉक्टर मार्तंड वर्मा शंकरन वलियानाथन, हाल ही में इनका निधन हो गया है। हार्ट के डॉक्टर थे। इन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण, इन्होंने हेल्थ के क्षेत्र में जो योगदान दिया है उसके कारण पद्म विभूषण दिया गया था 2005 में। हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक है। कार्डिक सर्जन थे, हार्ट के डॉक्टर, मार्तंड वर्मा शंकरन वलियानाथन। 90 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया। भारत के केरल राज्य से संबंधित है, ठीक है। पद्म विभूषण 2005 में दिया गया। पद्म भूषण की बात करें तो ये 1990 में दिया गया है। यहां पर पद्म विभूषण ही पूछा गया ना भैया, तो पद्म विभूषण 2005, ठीक है। और पद्म भूषण पूछते तो ये 1990, ठीक है। हेल्थ केयर के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण हाल ही में निधन हो गया डॉक्टर मार्तंड वर्मा शंकरन वलियानाथन का, केरला राज्य से संबंधित थे। ओके, तो यहां पर 22 जुलाई के सभी करंट अफेयर हो गए। डिटेल में हमने एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है, आई होप समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ध्यान से सुनिएगा, फटाफट एमसीक्यू फॉर्म में हम इसको आगे लेकर चलते हैं। यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो कौन है भैया? ये उर्सुला वॉन डेर लेयन। आंसर सी। चर्चित गेवरा एंड कुसमुंडा कोयला खान किस राज्य में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगी छत्तीसगढ़ राज्य में। इसके बाद जुलाई 2024 में लंदन से वाघ नख को भारत लाया गया है। भैया किस शासक से संबंधित है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित है। किस भारतीय वैज्ञानिक को कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च द्वारा कॉस्पर मेसी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल हैं। इसके बाद भारत में नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए हेल्पलाइन जो शुरू की गई उसे मानस के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशियन पैरालंपिक कमेटी ने साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो दीपा मलिक, पैरा एथलीट। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन? तो यह है ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष। जुलाई 2024 में अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त हुए हैं विनय मोहन क्वात्रा। चर्चा में रहा राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का इनॉग्रेशन किया? तो यह इनॉग्रेशन किया गया है हाल ही में, कहां पर? मॉरिशस में। हो गए सारे क्वेश्चन क्लियर है, इजीली समझ में आ गए होंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं, लास्ट डे का। इंदिरा अम्मा योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो तेलंगाना राज्य में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया भारत के मणिपुर राज्य में। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है, 23 अगस्त को। ठीक है, आंसर मिल गए। अब कल के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। हम कल के सेशन में इसका आंसर डिस्कस करेंगे, पर कमेंट में आंसर कीजिएगा। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? सेकेंड क्वेश्चन, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? और थर्ड क्वेश्चन, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी है? ध्यान से नोट कीजिए, पॉज करके कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे ही चुका हूं जॉब अलर्ट की, आपको पता चल गया होगा कि वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके जितने भी नोटिफिकेशन हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।
खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।